नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की। इतिहास विषय के दौरान आज अध्ययन करने वाले हैं नवपाषाण काल का। और नवपाषाण काल के दौरान बात करते हैं तो नवपाषाण काल के दौरान किस तरीके से मानव का जीवन होता है, रहन सहन होता है, किस तरह का खान पान है, ये चीज़ें हमने जानी है। और किस तरीके से जो जाति समुदाय के बीच अंकुरित होते हैं। और शुरुआती दौर में मानव धीरे धीरे पुरापाषाण से लेकर मध्य पाषाण काल तक और मध्य पाषाण से नवपाषाण काल की तरफ मानव किस तरीके से सभ्य होता चला जाता है। सामान्यतः ये जो मानव के मन में जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है, चाहे आपको ले लो वर्तमान समय में, तो ये बात हमें काफ़ी उत्साहित करती है कि जो पीछे जो मानव रहा था, मानव का कैसा जीवन था, कैसा रहन सहन था, कैसा खान पान था, किस तरीके से ये जाति जो वर्तमान में अगर देखा जाए जातीय व्यवस्था बन रखी है, किस तरीके से अगर ये पहले भी जातीय व्यवस्था स्थापित थी या उससे पहले कब स्थापित हुई, इन चीज़ों को जानने के लिए हमारे जो मन में जिज्ञासा रहती है। और परिवार जो ये पारिवारिक प्रथा है, पारिवारिक जो व्यवस्था है, इसका उद्भव कैसे होता है। मानव क्या पहले शुरू से ही परिवार में रहता था? अगर हम बात करते तो मानव तो पहले खानाबदोश था, यानी रहने के लिए स्थायी रूप से एक जगह नहीं रहता था और घुमंत था। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं धीरे धीरे कैसे बनी, जो ये इन व्यवस्थाओं के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, किन परिस्थितियों में इन व्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, ये सब कुछ आज हम जो जानेंगे। और नवपाषाण काल के दौरान बात करते हैं तो आज हम पढ़ेंगे समुदाय, जाति और वर्ग का जो उदय कैसे होता है, कैसे समुदाय बनते हैं और कैसे ये जातियां हैं इनका निर्धारण हुआ था। क्या शुरुआत में जातियां थी, वर्ग, और जो वर्ग की बात करें तो ये समूह है, समुदाय से ही संबंधित है। वर्ग जो अलग अलग होते हैं। आज की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो वर्ग है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ये तो वर्ग है जो धर्म के आधार पे बने। और इसमें जातियों का आप देखोगे तो जातियों के अंदर जो भी है जातियां, जैसे राजपूत है, जाट है, ऐसी मीणा है, ब्राह्मण है, ये जातियां जो देखने को मिलती है अपने को। तो इन जातियों का उदय कैसे होता है, क्या पहले भी ये जातियां थी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और नवपाषाण काल के दौरान आते समय अगर बात की जाए तो नवपाषाण काल का जो समय रहता है 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर जो 3550-3750 ईस्वी लगभग यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता तक रहता है। उस समय तक मानव आते आते अगर पीछे की बात की जाए, जो मानव का अस्तित्व हमने जाना था पुरापाषाण काल के दौरान, जब 20 लाख ईस्वी पूर्व जो मानव प्रजाति जो यहाँ पृथ्वी पे जो धीरे धीरे जो विकसित होती है। और जो इसकी बात की जाए तो हमने ये भी जाना था, जो अगर पूर्वजों की बात की जाए तो मानव के पूर्वजों की बात की जाए तो ये बंदर प्रजाति से निकले हुए हैं। इनके पूर्वज जो बंदर हमारे मानव जाति के जो पूर्वज रहते हैं। और धीरे धीरे यहाँ तक जो ये आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, इस तरह की जो तकनीकी है, विज्ञान है, ये उन्नत किस्म की जो सभ्यता है उसको देखने को मिले। इनके पीछे धीरे धीरे कैसी परिस्थितियाँ रही होगी और इस समय तक हम कैसे पहुँचे हैं। आज हम समुदाय, जातियों, वर्ग और इसके अलावा जो पारिवारिक जीवन है, परिवार में जो ये भावनाएं रहती है कि पिता पुत्र की भावना, माता पिता की भावनाएं रहती है, पति पत्नी की, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके के जो परिवारों का है किस तरीके से निर्माण होता है, ये सब कुछ आज हम जो अपनी क्लास में जानेंगे। तो नवपाषाण काल के दौरान हम बात करते हैं समुदायों का निर्माण कैसे होता है। समुदायों का निर्माण बात की जाए तो एक समूह के रूप में, जो वर्ग के रूप में रहने वाले लोग, इनका निर्माण कैसे होता है। अलग अलग जनजातीय समुदाय होते हैं, जाति विशेष के समुदाय हैं। समुदायों की बात करें तो शुरुआती दौर में जब पुरापाषाण काल के दौरान भी अगर हमने देखा था कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तक आते आते बात करते तो मानव के द्वारा क्या है, जो एक टोली बनाकर शिकार किया जाता था। मतलब 2-4 व्यक्तियों का समूह, 5 व्यक्तियों का समूह या 10 व्यक्तियों का समूह, जो समूह में जो शिकार, जो हिंसक पशुओं का शिकार किया जाता, वही धीरे धीरे आधार बनती जाती है। और इस तरीके से एक समुदाय का, वर्ग का निर्माण होता है। अब इनका जो निवास स्थान होता था
तो निवास स्थान की बात करें तो निवास स्थान की हमने बात की, जो नदियों के किनारे पर रहने वाले लोग हैं, झीलों के किनारे पर रहने वाले, पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं, मरुस्थल में रहने वाले, इन लोगों के जो अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनके आधार पर इन समुदायों का, वर्गों का निर्माण होता है। अगर आप देखोगे वर्तमान में तो जो राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले लोग अलग है, उनके समुदाय अलग है, और उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा वो भी आपको भिन्न देखने को मिलेगी। भौगोलिक स्थिति भी इसके पीछे जो मायने रखती है, जो समुदाय निर्माण के पीछे अगर बात की जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी आदिवासी समुदाय है जो निवास करता है, उनका रहन सहन, उनके रीति रिवाज भी अपने को भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। उत्तर भारत की बात करते हैं, दक्षिण भारत की बात करते हैं, मध्य भारत की बात करते हैं, तो अलग अलग प्रांतों की अगर बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति इसमें जो समुदाय निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान रहती है। इस तरीके से जो समुदाय की भावना, जो निर्माण की भावना का उदय होता है, जो निवास स्थानों के आधार पर जो इनका उदय होता है, झीलों के किनारे पर रहने वाले हैं, नदियों के किनारे, इस तरीके से समुदायों का निर्माण होता है। और धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया जटिल होती जाती है। और आज जो इस तरीके से अगर बात की जाए, जिस तरीके से जो ये जो हिंदू अगर हिंदू शब्द की आपको मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इनका स्टेटमेंट, जजमेंट आया था एक, जो अपने न्यायालय है, भारतीय न्यायालय, माननीय न्यायाधीश के द्वारा दिया गया कि ये हिंदू है कौन। तो हिंदू अगर बात की जाए तो सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोग थे, उनको हिंदू समुदाय कहा गया। ये कैसे कहा गया? जब यूरोपीय लोग थे, सैको है बोलते थे उच्चारण में, और इस तरीके से उनके द्वारा सिंधु के निवासियों को सिंधुवासी न कहकर हिंदूवासी कहा जाने लगा, और इस तरीके से हिंदू समुदाय का निर्माण होता है। यही है जो मूल रूप से बात की जाए तो निवास के स्थान है, उनके आधार पर इन समुदायों, वर्गों का निर्माण होता है। अब जातिगत व्यवस्थाएं कैसे होती है, जाति प्रथा का जो अभ्युत्थान कैसे होता है, और शुरुआती तौर में क्या मानव इसी तरीके जातियों में विभाजन था, ये जटिलताएं देखने को मिलती है आजकल। अब तो समाज में जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होगी, लेकिन अगर मध्यकालीन भारत की बात की जाए तो ये जाति विशेष के लोगों के प्रति जो अत्याचार की भावनाएं भी रहती थी और छुआछूत की भावनाएं रहती थी, तो ये व्यवस्थाएं जटिल कैसे होती है? क्या शुरुआती दौर में ऐसे ही थी? लेकिन अगर बात की जाए तो हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसके तहत बात की जाए तो ये जाति व्यवस्था इतनी जटिल उस वक्त नहीं थी। और कर्म के आधार पर बात करते हैं तो कर्म व्यवसाय क्या था? जैसा व्यक्ति जैसा काम करता उसके आधार पर उसकी जाति का निर्धारण यहाँ किया जाता था। अगर कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो उसे जो बढ़ई कहा जाने लगा, खाती का दर्जा दिया जाने लगा, और जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुंभकार कहा जाने लगा। इस तरीके से जो जातियां हैं वो कर्म पर आधारित थी। और अगर बात की जाए तो पुराणों और वेदों के अंदर जो अपने को जिक्र देखने को मिलता है कि व्यक्ति की जो कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था पहले देखने को मिलती है। तो अब ये जाति व्यवस्था पहले थी, कर्म के आधार पर जो जैसा व्यक्ति जैसा काम करता था उसे उसकी पहचान उसके व्यवसाय के अनुसार ही होती थी। और ये जाति व्यवस्था इतनी जटिल नहीं थी, इतना भेदभाव, छुआछूत पहले अपने को बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो बात की जाए तो समुदायों, जातियों और वर्गों का यहाँ उदय अपने को नवपाषाण काल के दौरान शुरुआती दौर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन। परिवार जिस तरीके से वर्तमान समय में हम रहते हैं, जो दादा दादी है और माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची है, ये एक तरीके से साथ में रहते हैं। और जो सामूहिक परिवार है, बड़ा परिवार है, कई जगह देखने को मिलता है। आजकल जो छोटे परिवारों की प्रथाएं चलती है, तो ये पारिवारिक व्यवस्था के पीछे अगर हम इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ देखें कि इतिहास में इनका किस तरीके से निर्माण होता है और इतिहास में इनकी शुरुआत कैसे होती है, तो वही चीज़ें अपने को देखी जाए तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण की काल की बजाय देखते तो नवपाषाण काल के दौरान जो मानव में पारिवारिक भावनाओं का उदय होने लगता है। और इसके पीछे क्या कारण रहते हैं, कैसी जो परिस्थितियों का योगदान रहता है। तो शुरुआती दौर में बात की जाए तो सामाजिक इकाई जो परिवार की इकाई के रूप में देखा जाता है तो कबीलाई इकाई थी, और कबीलाई जीवन मानव के द्वारा व्यतीत किया जाता। कबीले जो ऐसे जो आपस में एक समूह के रूप में रहते थे, और उन कबीलों से ही जो पारिवारिक भावना का यहाँ उदय देखने को मिलता है।
किसी विशेष निवास स्थान पे बात की जाए तो एक ही जो प्रजाति के लोग हैं वह कबीले के रूप में रहते थे और कबीलों से धीरे धीरे गांवों का निर्माण होता है। और इन कबीलों में क्या होता था, कबीलों का एक नेतृत्व करने के लिए जो मुखिया होता था, इन कबीलों में आपस में क्या है जो अपनी व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, व्यवस्थाओं के आधार पर इनका जो कार्य विभाजन किया हुआ था और इनका आपस में रहकर ये अपनी सुरक्षा करते थे और खाद्यान्न उत्पादित करते थे, शिकार करते थे। और इस तरीके से उन्हीं में से एक व्यक्ति को यहाँ मुखिया बना दिया जाता है और नेतृत्व उसी के हाथों में सौंप दिया जाता है। इस तरीके से जो मुखिया की भावना है और जो नेता की भावना है वो यहाँ उभर कर आती है। अब इनमें जो कबीलों में बात की जाए तो कबीलों में भी छोटे छोटे परिवार रहते थे। परिवारों की बात की जाए तो परिवारों में मुख्यतः उस समय जो इनका पेशा व्यवसाय की बात की जाए तो व्यवसाय कृषि व्यवसाय और पशुपालन व्यवसाय रहता है। पशुचारण से लेकर जो चारागाह होते थे अलग अलग जहाँ ये अपने पशुओं को चराते थे, उनसे संबंधित लेकर परिवारों में कई तरह के झगड़े होते थे आपस में पशुओं को चराने के लिए। और उन्हीं के आधार पर ये बात महसूस की गई, इसका अनुभव किया गया कि कोई एक जो हम में से कोई नेतृत्व करने वाला जो नेता होना चाहिए या मुखिया होना चाहिए, ताकि इन तरह के झगड़ों का सुलह उसके द्वारा कर दिया जाए, झगड़ों का समाधान उसके द्वारा कर दिया जाए। इस तरीके से परिवार और मुखिया की भावनाओं का यहाँ उधर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं परिवार कैसा था। कमान किसके हाथ में रहती थी, माताजी के हाथ में रहती थी या पिताजी के हाथ में रहती, और वर्तमान में किसके हाथ में रहती है। अगर इसका जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, देखा जाए तो शुरुआती तौर में इतिहासकारों के द्वारा मानना है कि जो मातृ सत्तात्मक परिवारी देखने को मिलती है और परिवार में जो मुख्य भूमिका रहती है वो महिलाओं की भूमिका रहती है। महिलाओं के द्वारा ही जो गेहूँ काटना, गेहूँ पीसना, कृषि कार्य करना और जो सिलाई का काम करना और जो कपड़े बनाने का कार्य करना, बर्तन बनाने का कार्य, ये समाज में जो परिवार में मुख्य रोल के रूप में जो महिलाएं रहती है। लेकिन तत्पश्चात अगर बात की जाए जो अधिक श्रम साध्य कार्य थे जैसे कृषि करना तो और पशुओं को चराना, धीरे धीरे इन पे क्या होता है मनुष्य का वर्चस्व, व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित होने लगता है, क्योंकि ये अत्यधिक श्रम साध्य कार्य होते हैं। और महिलाओं को धीरे धीरे जो घरेलू कार्यों की जिम्मेदारी यहाँ दे दी जाती है। और परिवार की बात की जाए तो परिवार है जो यहाँ पितृ सत्तात्मक परिवार की स्थापना होने लग जाती है, यानी जो पुरुष प्रधान समाज की स्थापना होने लग जाती है। और परिवार का मुखिया यहाँ पे कौन हो जाता है, परिवार का मुखिया यहाँ व्यक्ति हो जाता है। महिलाओं को घरेलू कार्य की जिम्मेदारी दे दी जाती है। अब बड़े बड़े परिवारों का निर्माण क्यों होता था, पहले लोग रहते हैं, आपने देखा होगा कि आपके दादाजी है, उस वक्त की बात आप देखोगे तो आप अपने चाचा और जो कई चाचा ताऊ अपने साथ सामूहिक रूप से रहते हो। लेकिन आजकल जो वर्तमान समय में देखा तो परिवार धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, सभी लोग आपस में रहते थे। तो इन परिवारों की आवश्यकताएं शुरुआती दौर में क्यों थी, अगर देखा जाए तो पशुपालन है, कृषि कार्य, इनके लिए अत्यधिक श्रम चाहिए। अत्यधिक श्रम यानी कार्य करने वाले लोग ज़्यादा चाहिए ना, तो ज़्यादा लोग चाहिए, तो इसलिए बड़े बड़े परिवार जो लोग संयुक्त रूप से रहते थे, वहाँ जो बड़े परिवारों का अस्तित्व अपने को देखने को मिलता है। और इन बड़े परिवारों में संयुक्त रूप से बात की जाए तो चाचा चाची है और दादा दादी है, माता पिता है, भाई बहन, ये इनके संबंध जो प्रगाढ़ होते चले जाते हैं। यहाँ संबंधों में मजबूती प्रदान होती है और पारिवारिक भावना का उदय अपने को देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध ऐसे हम ये एक हमारा अनुमान है, स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते। इतिहासकारों ने कहा कि पारिवारिक संबंध यहाँ कैसे थे, इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। और विवाह प्रथा का प्रचलन जो नवपाषाण काल के जो अंतिम समय की बात की जाए, जो नवप्रस्तर युग है, उसमें जो अंतिम समय में उत्तर पाषाण काल के दौरान है जो अपने को विवाह प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलता है और इसे वैधता मिल जाती है। और मानव के द्वारा विवाह प्रथा के पश्चात ही जो उसके संबंध बात की जाए तो माता पिता, पिता पुत्र और माता पुत्र, ऐसे संबंधों में प्रगाढ़ता आने लगती है। और जो पारिवारिक भावना है उसको काफ़ी जो प्रगाढ़ता और संबल यहाँ मिलता है उसके पश्चात, जो विवाह प्रथा के प्रचलन के पश्चात ये होता है। अब बात होती है सरप्लस की। अब सरप्लस किसे कहते हैं, सरप्लस कहते हैं जो अतिरिक्त उत्पादन होता है।
अतिरिक्त उत्पादन मानव के द्वारा कृषि क्रम शुरू कर दिया जाता है। नवपाषाण काल के दौरान ये सबसे बड़ी जो खोज रहती है खाद्यान्न, जो खाने की सामग्री बटोरने की, और पशुपालन कृषि और पशुपालन से जो अतिरिक्त उत्पादन अपनी आवश्यकता के अलावा बच जाता है, उस अतिरिक्त उत्पादन को ही सरप्लस कहा जा सकता है। इसका हिंदी में आप अतिरिक्त उत्पादन लिख सकते हो। अब अतिरिक्त उत्पादन की वजह से क्या पारिवारिक भावना को और अधिक मजबूती प्रदान होती है। यहाँ पारिवारिक भावना है जो यहाँ देखने को मिलती है। इसका उदय कैसे होता है कि जब आदमी के पास, सीधी सी बात है, आज आप वर्तमान समय में ले लो, जो अगर आपके परिवार वाले लोग, आपके जो गार्जियन है, जो अगर उनकी बात करें तो गार्जियन आपके लिए भी जो निकट भविष्य में कुछ बचा कर रखना चाहते हैं। इस तरीके से जब ये सरप्लस इनके पास बचने लगता है तो इनके द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा के, जैसे अपनी संतानों के लिए बचा कर रखा जाने लगता है और एक तरीके से अपनी संपत्ति का संग्रहण किया जाने लगता है और व्यक्तिगत संपत्ति के संग्रहण की भावना का यहाँ उदय हो जाता है। जब इनके पास कृषि के द्वारा और पशुपालन के द्वारा अतिरिक्त उत्पादन, यहाँ अतिरिक्त प्रोडक्शन होने लगता है, उस प्रोडक्शन और इसे जो बात की जाए तो व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होने लगता है। उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए इनके लिए जो मुखिया जैसी भावना का आविर्भाव होता है कि एक जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अपने होना चाहिए, जो ताकि अपने को सुरक्षा प्रदान कर सकते, और इस तरीके से परिवारों का निर्माण अपने को देखने को मिलता है। और समाजशास्त्रियों द्वारा ही कहा गया है कि इन परिस्थितियों में ही जो राज्य और राजा की भावना का उदय अपने को देखने को मिलता है। जिस तरीके से मुखिया होता है और धीरे धीरे निरंतर चलते हुए इस मुखिया से बड़े स्तर पे बात की जाए तो एक जो राज्य की स्थापना होती है और राज्य की स्थापना होने के पश्चात उसका नेतृत्व राजा, ऐसी भावनाएं जो इन परिस्थितियों में निर्माण होता है, ये हमने देखा आज नवपाषाण काल के दौरान। तो विद्यार्थियों, बात की जाए तो आज हमने जो नवपाषाण काल के दौरान जो समुदाय, जातियों में वर्ग का उदय कैसे होता है, जो वर्तमान में जातीय व्यवस्था है, सामुदायिक व्यवस्था है, वर्ग है, तो ये कैसे कैसे इनके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहती है और पारिवारिक जीवन है उस समय नवपाषाण काल के दौरान इस पारिवारिक भावना का जो अंकुरण कैसे होता है, इसके बारे में हमने जाना। और मूल रूप से हमने देखा जो समुदायों का निर्माण है निवास के आधार पर होता है, जहाँ वो रहते हैं उसके आधार पे समुदाय, चाहे वो पर्वतों पर रहने वाले हो, जंगलों में रहने वाले हो, नदियों झीलों आसपास रहने वाले हो, अगर वो मरुस्थल में रहने वाले हैं या खुले मैदानों में रहने वाले, उनके आधार पर समुदायों और वर्गों का निर्माण यहाँ हो जाता है। और जाति का निर्माण, अगर जाति है जो क्रम के आधार पर जाति प्रथा का निर्माण अपने को देखने को मिलता है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो पारिवारिक जीवन जो कबीला है इसकी सामाजिक इकाई रहता है और इसी के द्वारा है जो पारिवारिक जीवन की शुरुआत होती है और परिवारों की शुरुआत होती है। उसके पश्चात इनका कोई मुख्य होता है, नेतृत्व की जो भावना का उदय यहाँ देखने को मिलता है। शुरुआती दौर में मातृसत्तात्मक परिवार था कि माता जो स्त्री महिला जो प्रमुख होती थी परिवार की, और उसके पश्चात पितृसत्तात्मक परिवार की स्थापना हो जाती है जिसमें मनुष्य जो मानव है जो नेतृत्व करता रहता है। और ये जो कृषि क्रम के द्वारा है बात की जाए अतिरिक्त उत्पादन होने लगता है, उससे पारिवारिक भावना का यहाँ उदय होता है और इसी से इन्हीं परिस्थिति में राजा और राज्य की भावना का उदय हो जाता है। तो आज की क्लास के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे और कल बात की जाए तो धार्मिक भावनाएं हैं, इनकी जो कंदरा कलाएं है, चित्रण वगैरह, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच मुझे पूछ सकते हो। और आपका कार्य काफ़ी सराहनीय कार्य है। मैं सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करूंगा कि आप निरंतर है जो अध्ययन करते रहे। और ये जब इसमें थोड़ा क्या है कि जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपना अध्यापन कार्य है इसमें थोड़ा व्यवधान है। अगर आप जैसे ही आपकी नियमित रूप से जो कॉलेजें शुरू हो जाती है, मुझे भी खेद है, मैं आपको अच्छे नोट्स बनवाऊँगा। ये समय के अभाव की वजह से मैं आपको अच्छे नोट्स नहीं बनवा पा रहा हूँ। जैसे भी नियमित क्लासें लगेगी मैं बेहतर तरीके से आपके नोट्स बना दूंगा ताकि प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से भी आपके लिए वो काफ़ी उपयोगी होगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।